Good morning, sir. Good morning. Today I am starting the third unit. ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है स्टार्ट करेंगे, जो थर्ड यूनिट में आता है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद क्लर्स इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द क्लर्स इक्वेशन एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द क्लर्स इक्वेशन, और दोज प्रॉपर्टी हैव स्टडीड प्रीवियस सेमेस्टर। ठीक है, तो आपको प्रीवियस सेमेस्टर में ये सब बता दिया गया था। तो अभी हमें जो पढ़ना है, स्टार्ट करना है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमें स्टार्ट करना है। तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, पता है? A differential equation in which involve the derivative is called the differential equation। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, that type of equation is known as differential equation। The differential equation are two types, mainly two types: ordinary differential equation, partial differential equation। समझ में आई बात? आपका दो टाइप का इक्वेशन होता है, ordinary differential equation, partially differential equation। A differential equation in which involve only one variable is called the ordinary differential equation। A differential equation in which involve more than one variables is called the partial differential equation। तो अभी जो हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, वो क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनाई दे रहा है ना? हेलो। हाँ, तो अभी जो पढ़ना है वो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक चीजें आपको बताई गई थी, या कुछ उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स भी बताए गए थे। जैसे आपको बताया गया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, कलर्स इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दी गई थी। अब आती है बात, आपको जो अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आप नहीं पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, यहीं से स्टार्ट करना है, फिर आगे ढेर सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, सब उसमें ले जाएंगे। ठीक है, यस सर। आवाज साफ से सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। हाँ ठीक, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बोलता है दिस इज कॉल्ड द मतलब विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए डी एन वाई एक्स के पावर डी एक्स के पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन, मतलब ए nth डेरिवेटिव है और ए nth मतलब एन माइनस वन डेरिवेटिव है, ए एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव है, और ए आपका डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, और ए यहाँ पर ए एन वाई इक्वल टू एक्स, मतलब ए nth डेरिवेटिव ए एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव इंटू ए वन ए टू इंटू एन माइनस सेकेंड डेरिवेटिव as like a n minus 1 d y over dx plus a n y equal to x। This is called the linear differential equation with constant coefficient। ठीक है, इसका
क्या इसको कहते हैं, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसे लीनियर डिफरेंशियल तो है ही है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि इसके साथ क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट A1 A2 A3 ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है जो इस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या है, इन्वॉल्व है, इक्वल टू x। दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो इस टाइप इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। a इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है नॉन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस होता तो x की जगह पर 0 होता। ठीक है जी। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब क्या है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो nth डेरिवेटिव है इसको d की पावर n y प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 d के पावर n माइनस 2 y। ठीक है, एज लाइक an d n माइनस y और आपका an y इक्वल टू x, इस तरीके से लिख सकते हैं। किसको, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या है कि आपका जैसे इस तरीके से दिया है, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे n लिखा है और 1 की पावर n, इस तरीके से आपका गिवन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये जो आपका dn ओवर dx पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं d और होल की पावर n, और ए वाई एज इट इज रहेगा ऐसे। तो इस मतलब nth डेरिवेटिव को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, समझ गए। और आप, यस सर। हाँ, तो ऐसे आपका जैसे dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल डी वाई ऐसे। और अगर n माइनस 1 है तो इसको n माइनस 1 वाई बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है ऊपर, ये देखिए ये वाला, देखिए ए वाला डी एन वाई डी nth डेरिवेटिव ऑफ वाई nth डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1 nth डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 2th विद रिस्पेक्ट टू मतलब वाई की करस्पॉन्डिंग करना है। और ए आपका डी वाई बाई डी एक्स ए एन वाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से। देखिए डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस 1 वाई प्लस ए टू डी एन माइनस 2 वाई up to an minus 1 dn minus 1 y an y। सर आवाज थोड़ा रुक गया है। नहीं, रुक नहीं गया, वो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस सबको। तो इसमें क्या है कि चलो इसको बाद में बोलेंगे। यहाँ पे जो आपका है ना ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला देखिए ये क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए डी एन माइनस डी एन है, फिर डी एन माइनस 1 है, फिर डी एन माइनस 2 है, ए टू, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग ये घट रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे
ये ठीक है ना, इसको सोच लेना। तो देखिए अब मेरा कहने का मतलब है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे इसमें से सब में से y जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है, y यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, अप टू यहाँ से भी। तो पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो dn(a1), dn-1), a2, dn-2, और आपका होगा an-1। तो यहाँ पे d होना चाहिए मेरे हिसाब से, और an हो गया, और y कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन को फंक्शन ऑफ एफ डी लिखा जाता है। ये dn और dn a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 अप टू an, इस पूरे फंक्शन को एक साथ में फंक्शन ऑफ एफ डी लिखा जाता है। बात समझ गए? शॉर्टकट में ऑफ y इक्वल टू x, इस तरीके से लिखा जाता है किसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फायदा होगा, तो देखिए यहाँ पर है वेयर एफ डी इक्वल टू n d के पावर n a1 d के पावर n-1 a2 d के पावर n-2 अप टू an तक। तो इस एफ डी जो होता है ये मतलब इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या, वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एज, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है या जो गिवन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें दो टाइप का सॉल्यूशन निकलता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये पर्टिकुलर है, टी के ऊपर खींचना भूल गया। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है जिसको शॉर्टकट में पीआई बोलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है जिसको सीएस बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको शॉर्टकट में सीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को का जो सॉल्यूशन होता है, देयर इज द टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज द नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। देयर विल बी डिफरेंट रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसमें दो टाइप का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले को जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए देयर आर द डिफरेंट रूल, ठीक है, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए देयर आर द मेनी डिफरेंट रूल फॉर डिफरेंट फंक्शन। मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का अलग अलग रूल्स है, कुछ साइन के लिए अलग है, काज के लिए अलग है, दो फंक्शन का एक साथ मल्टीप्लाई कर लिए अलग है, एक्सपोनेंशियल के लिए अलग है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। सेम वे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए भी अलग अलग रूल्स है। ठीक है, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो टाइप का सॉल्यूशन निकलता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को शॉर्टकट में सीएफ या सीएस बोलते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को पीआई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए एफ डी वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं। कोई भी फंक्शन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसको एफ डी वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मतलब राइट साइड में, राइट साइड में जो x है उसके जगह पर हम 0 पुट करेंगे हमेशा। समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ यस सर, यस सर। राइट साइड में जो होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे तो एफ डी वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इस एफ डी वाई का एक स्पेशल नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कैसे। आज जो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो ये अभी आगे बताएंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है 1/f(d) इंटू एक्स लिखते हैं। एक्स मतलब राइट साइड में जो भी फंक्शन रहेगा वो इंटू एक्स होगा, और जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा
उसको 1/FD मतलब 1/FD के टाइप में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इन दोनों को जो एक साथ प्लस करके लिखते हैं तब वो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो AFDY = x है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होता है, पहले उसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, इन दोनों को निकाल करके एक साथ ऐड कर देते हैं, तब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो देखिए मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना, ये वाला मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए इसको बोलते हैं GS जनरल सॉल्यूशन, इसको इक्वल टू होता है CS मतलब कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, या CF भी बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। GS इक्वल टू हो जाएगा PI + CI या CI + PI, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए वी हैव टू ऑप्शन द डिफरेंट रियल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एज वेल एज, वही मैं बोला जो अलग अलग निकालने के लिए। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड complementary solution. How can you find the complementary solution of the linear differential equation? तो with constant coefficient। ठीक है, तो इसको कैसे आप निकालेंगे, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है उसको FDY = 0 लिखते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। आगे चल करके आपको दिखाएंगे तो सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है। वो एक मतलब क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव टाइप का है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक फार्मूला इसमें अलग अलग आएगा, उसको याद रखना है, और वो कैसे फार्मूला जनरेट होता है ये चीज मैंने थोड़ा सा इसमें दिखा दिया है। कैसे कि वी कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये आपका है मतलब सेकंड डिग्री का कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर किया। वी कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, दिस द इक्वेशन 1, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, जिसमें जब भी हम क्या बोलते हैं ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालें तो यहाँ की वैल्यू 0 रहेगी, अपने से हमने ऐसे मान लिया। मान लिया तो आपने हाँ 9th में आपने पढ़ा होगा कि x² + 2x + 3 like equal to 0 है। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो व्हाट इज द अल्फा बताइए, मेरा बात समझ अल्फा इंटू बीटा। अरे कौन आवाज कर रहा है, आवाज मत करो, मैं तो खुद ही आवाज कर रहा हूँ, जब बोलूंगा तो आवाज करना। अच्छा अमूल कुमार आ गया, बहुत सही। और कैसे हो अमूल? हम नहीं बोलेगा, चलो ठीक है। अच्छा अंजलि बताओ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, क्लास 9th में था। फैक्टराइजेशन में, अच्छा नहीं बोल रहा कोई। देखो मैं बता देता हूँ, कोई भी आपका इक्वेशन होता था तो उस इक्वेशन में कोई मतलब किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होता है तो उसको अगर उसके रूट निकालते हैं, अगर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, तो उसमें अल्फा और बीटा 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इफ सपोज दैट अल्फा इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, देन द अल्फा इज सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन। यस सर। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, अगर वो रूट अल्फा अगर उसका रूट होगा तो। सेम वे हमने बोला इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y = e⁻mx क्या है, इसका एक सोल्यूशन, समझ गए। तो अगर इसका ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। बात समझ गए? मतलब अगर y यस सर। हाँ e⁻mx अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो हम इसमें पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो देखिए
तो हम कैसे मिलेगा हमें एम, मतलब डी की जगह जो है ना d2y/dx² को जगह हम m स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, जनरली ऐसे चलता है, m स्क्वायर लिखते हैं, या डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m स्क्वायर लिख दिया, e की पावर mx हो गया y की जगह, फिर यहाँ पर a1 e की पावर mx a प्लस a2 e की पावर mx। e की पावर mx आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आपका m स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 हो गया। तो सिंस e की पावर मतलब दो आपका ये फैक्टर है, तो इसमें क्या हो सकता है, एक ये आपका e की पावर mx जो है कॉमन है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो a वाला वैल्यू पक्का 0 होगा। a and b are 0, then a equal to not equal to 0, तो b equal to at least 0 होगा कि नहीं होगा। अगर दो फैक्टर हैं a इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू 0 है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 तो b 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। हाँ, तो वही चीज है। तो e के पावर mx अगर मान लीजिए रूट हम माने हैं जो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस a1 m प्लस a2 ये क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, मतलब e के पावर mx इसको सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब y इक्वल टू e के पावर mx इज ए सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इस तरीके से जो हम लिखते हैं m स्क्वायर प्लस a1 m प्लस a2, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको देखिए इसी चीज को जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बताऊंगा आगे, जैसे d2y dx स्क्वायर प्लस a1 dy/dx प्लस a2y इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम m पुट करते हैं और y को रिमूव कर देते हैं, तो m स्क्वायर प्लस a1 m प्लस a2 इक्वल टू 0 होगा। तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब जो है, अब आपको क्या करते हैं कि इसका रूल बताते हैं। पहला रूल, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसके डिफरेंट रूल है, ये मैंने बताया। ठीक है, तो मुझे सिंपल सी एक क्वेश्चन है मेरे मन में, आप लोग बताएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर कोई रूट होता है तो उस रूट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसमें अल्फा और बीटा दो रूट है, तो उसका क्या मतलब होता है। सर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, मतलब अल्फा बीटा पर दो रूट करेगा सर। हाँ, मतलब करता है। अरे मतलब उस रूट से वो इक्वेशन बना है, जनरेट हुआ है। उन रूट को अगर आपस में हम सेट करेंगे तो उसी रूट से वो इक्वेशन जनरेट हुआ है। ठीक है, तो सेम वे यहाँ भी रूट की बात होती है। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर दो रूट की बात करें, ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिखा केस नंबर फर्स्ट, द रूट ऑफ 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब 2 का क्या मतलब होता है, ऊपर जो इक्वेशन नहीं लिखा था ये वाला, दो डिफरेंट रूट मिलेगा। क्वाड्रेटिक टाइप का है तो इसके दो ही रूट होंगे। तो ये बोला है इसमें, मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि इफ रूट ऑफ 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दैट इज m1 एंड m2, मतलब इसके दो रूट हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो रूट हैं m1 एंड m2 जो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो उस केस में सोल्यूशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। c1 एंड c2 इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब यही cf है। ये y क्या है, cf है। तो cf इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ये बात समझ में आया। यस सर। अगर उस तरीके तो फर्स्ट ईयर में भी था। बोलिए। ये तो सर फर्स्ट ईयर में भी था, फर्स्ट सेमेस्टर में। नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में था नहीं, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाया था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था।
मैंने पढ़ाया था अलग से, ये एग्जाम में आपको आएगा ये सब। अब ठीक है, अब देखिए सेकंड केस क्या है, व्हेन रूट आर रियल एंड इक्वल, देन अगर इसके रूट जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूट्स जो है क्या है, रियल एंड इक्वल हो, तो उस केस में दो रूट अगर आपस में रियल भी हो और इक्वल भी हो तो उसको कैसे लिखा जाता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 x ब्रैकेट क्लोज e की पावर mx, क्योंकि m1 m2 क्या हो गया, m के बराबर हो गया, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन रूट आर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होगा m1 इक्वल टू प्लस आई बी होगा, m2 इक्वल टू a माइनस आई बी होगा। ठीक है, देन y इक्वल टू e के पावर x a cos bx प्लस b sin bx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की जगह पर आप c1 लिख सकते हैं और cos b लिख सकते हैं और प्लस b के साथ b की जगह c2 लिख सकते हैं, sin bx लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का तरीका है। a और b इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, और e की पावर ax। तो इस फार्मूले से आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया तो बताइए, इसको आपको कैसे याद करेंगे, कोई बोलो। इस फार्मूला जो है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा m इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस आई बीटा, ऐसे भी लिखा रहता है। तो वो तो छोड़ दीजिए, इसी के बारे में बताइए, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब है, क्या मतलब है कि देखिए इसमें रियल पोर्शन ए है दोनों में, और इमेजिनरी पोर्शन प्लस माइनस करके आई बी है। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे सी एफ आर वाई इक्वल टू, तो ई के पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल पार्ट एक्स, रियल पार्ट इंटू एक्स रहेगा, प्लस c1 या a cos इमेजिनरी पार्ट bx प्लस b sin इमेजिनरी पार्ट bx। तो a cos और sin के साथ इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई होगा और ठीक है जी। देखिए अब मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। राजेश क्या हो गया, अरे हम रखा और हाँ अरे राजेश कहाँ बतिया रहे, बात मत करो, थोड़ा देख लो। जब अच्छे से जो थ्योरी 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 कंप्लीट हुआ, अब न्यूमेरिकल आ रहा है, समझने की पारी आई है, तो सब लोग चाय पानी पीने चले गए। तो ठीक हो, चाय पानी पीजेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है, सब अपसेंट हो जाएंगे तब समझ में आएगा। हाँ। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, डी क्यू प्लस टू डी स्क्वायर माइनस 15d वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया है। तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का था, ये पता है ना आपको, ये होमोजेनियस है सर। हाँ होमोजीनियस तो है, वो नहीं लीनियर, हाँ ये तो होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं ये कह रहा था इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में, मैं एक लिख के बता देता हूँ ताकि बार बार बताना नहीं पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन कैसे था, एक बता देता हूँ ताकि याद रहेगा। दिखाई दे रहा है ना, यस सर।
ऐसे लिखा रहेगा, फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ गए? बोलो। यस सर। हाँ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिखा है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, लेकिन जनरली ऐसे नहीं आएगा, जनरली ऐसे लिखा रहेगा, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था इसके पहले nth के केस में। ठीक है, तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस एज इट इज लिख सकते हैं, दैट इज डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 15d वाई इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज, मतलब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं जब, तो उसमें d की जगह m पुट कर देते हैं। ठीक है, वो ऐसे है कि आसानी से थोड़ा लिखने में रहेगा, इसलिए ऐसा कोई बहुत एकदम मतलब रिस्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप डी के क्यूब में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेटर होता है। ठीक है, सभी ऑथर ने इसका यूज किया है, कहीं पे एम कोई पुट कर सकता है, कोई एन पुट कर सकता है, कोई अल्फा बीटा गामा जो भी है, लेकिन ज्यादातर बुक में मैक्सिमम आपको एम नोटेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे गांव में बहुत से पर्सन होते हैं, लेकिन किसी किसी कोई कोई पर्सन बहुत पॉपुलर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सारे मैक्सिमम बुक्स में ऑथर्स जो है डी के प्लेस पे एम का यूज किया गया है ये इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 15m। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें से अगर m कॉमन लेते हैं, m कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है एक m इक्वल टू 0 हो गया, तो दूसरा जो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15 है, तो इसका हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो m प्लस 5m दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 3 फैक्टर हो गए, तीनों 0 के बराबर होगा अलग अलग, तो m इक्वल टू एक 0 आ गया, और दूसरा m इक्वल टू माइनस 5 आ गया, तीसरा m इक्वल टू 3 आ गया। तो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, सो देयर इज द 3 रूट्स एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे यस सर। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की जगह 0 हो गया, बीटा की जगह 3 हो गया, गामा की जगह -5 हो गया। तो अब क्या है, m1 m2 m3, मतलब ये तीनों रूट को अल्फा बीटा गामा, या हम यहाँ पर m1 m2 m3 बोलते हैं। तो m1 इक्वल टू एक 0 हो गया, m2 इक्वल टू 3 हो गया, m3 इक्वल टू -5 हो गया। तो these रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, है कि नहीं? ये डिस्टिंक्ट भी है, रियल भी है। उस केस में मैंने क्या बताया था, c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x, अगर तीसरा है तो प्लस c3 e के पावर m3x, अगर चौथा भी आएगा तो e के पावर c4 e के पावर m4 क्या होगा, m4x हो जाएगा, अप टू n तक जाएगा इसी तरीके से। तो देखिए m1 की जगह 0 है, m2 की जगह आपका 3 है, m3 की जगह -5 है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो ये क्या होगा, e पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c1 है ही है तो c1 हो गया, प्लस c2 e पावर 3x प्लस c3 e पावर -5। तो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन CF इक्वल टू दैट इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 e पावर 3x प्लस c3 e पावर -5। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? बोलिए। आया सर, आ गया सर। अगर ये समझ में आ गया ना तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम, इसका जो रूल्स होता है वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, कि अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो उस केस में c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x प्लस c4 e पावर m4x प्लस c5 e पावर m5x अप टू and so on, ऐसे चला जाएगा। When two roots are equal, then we have write the complementary
function c1 plus c2x e के power mx, because m1 m1 equal to m2 equal to m. A third rule है when the roots are complex, ठीक है, that is alpha plus I beta या a plus minus ib, that complementary equation will be right as it is e के power ax in bracket, ठीक है, a cos bx plus b sin bx, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है when root are complex, that is alpha plus I beta, then we have right complementary function e के power lambda x in bracket c1 cos beta x plus c2 sin beta x, ऐसे भी बुक में रहता है, मैक्सिमम बुक में ऐसे भी रहता है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन निकालने का तीनों का अलग अलग रूल है। तो पहला रूल को मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे आप करेंगे। तो आपको जो है फैक्टर करना भी आना चाहिए, तो उस फैक्टर में रिमाइंडर थ्योरम भी आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, कोई आइडिया देगा? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है क्यूबिक, तो उसको फैक्टराइजेशन करने के लिए इसमें रिमाइंडर थ्योरम का जरूर यूज करना पड़ेगा कहीं कहीं पे। तो उसका रूल क्या होता है, मान लीजिए यही वाला इक्वेशन है m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू मान लीजिए 0 है। इसको हम फैक्टर करना चाहते हैं तो कैसे होगा, इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना। वो तो आसान था, यहाँ पर m तीनों जगह दिख रहा है इसलिए m कॉमन ले लिया, यहाँ तो नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे लिखेंगे ऐसे। बोलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू -3। अब फ्रैक्शन में बहुत रेयर केस आता है, ठीक है। ये सब हम वैल्यू इसमें रखेंगे और रखने के बाद देखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन हो रहा है, मतलब जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा इसका, फिर उसको अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है 9th का 8th का या 10th का अगर टाइम मिले, कोई बच्चा रहे तो फ्री में ही आधी घंटा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया करो, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और उसको भी आ जाएगा नॉलेज। या पैसा मिले तो और बढ़िया चीज है, तुम्हारा कुछ पैसा मिल जाएगा आधा 1 घंटा पढ़ाने से। खाली मैथ पढ़ा दो, केमिस्ट्री फिजिक्स न पढ़ा, समझ गए? तो इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है और करके कल बताना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। तो ये जो मैंने बताया है आपको, बेसिक 3 रूल होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कॉम्प्लीमेंट